एक ऐसा चेहरा जिसकी आंखों में एक अजीब सा रहस्य था। एक ऐसी आवाज जिसने सिनेमाघरों में बैठे लाखों लोगों का दिल धड़काया। रेखा, जिन्हें बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी कहा जाता है, उन्होंने अपनी एक्टिंग, अपनी खूबसूरती और अपनी अदाओं से भारतीय सिनेमा पर दर्शकों तक राज किया। लेकिन आज वो कहाँ है, किस हालत में है, क्यों आज वो किसी भी बड़ी फिल्म या पब्लिक इवेंट में उस तरह से दिखाई नहीं देती जैसे पहले दिखती थी? क्या हुआ आखिर उनके साथ? क्या सचमुच रेखा ने दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी करके उन्हें अपनी उंगलियों पर इतना नचाया कि उन्होंने खुदकुशी कर ली? और क्या वाकई में रेखा ने अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को अलग करने के लिए अपनी पूरी एड़ी चोटी का दम लगा दिया था? और क्या ये सच है कि रेखा की अपनी पर्सनल सेक्रेटरी फरजाना के साथ बेहद ही प्राइवेट संबंध है जिसे दोनों ने समाज से छुपा कर रखा है? वहीं क्या सचमुच रेखा को विनोद मेहरा की मां कमला मेहरा ने चप्पलों से मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया था? और क्या वाकई में फिल्म अनजाने सफर के सेट पर एक्टर विश्वजीत चटर्जी ने रेखा को बिना बताए पूरे 5 मिनट तक जबरदस्ती किया था? और क्या ये सच है कि सुपरस्टार सुनील दत्त से लेकर राजकुमार तक सभी ने शुरुआत में रेखा को उनकी सांवली रंगत और भारी शरीर की वजह से एक बदसूरत बत्तख कहकर उनका मजाक उड़ाया था? इन सारे सवालों के जवाब आज हमें रेखा की जिंदगी के सफर में ढूंढने होंगे। लेकिन पहले हमें समय के पहिए को बहुत पीछे ले जाना होगा, उस दौर में जहां ना तो कोई सुपरस्टार रेखा थी और ना ही कोई विवाद। कहानी शुरू होती है 10 अक्टूबर 1954 से। मद्रास के एक अस्पताल में एक बच्ची का जन्म होता है। नाम रखा गया भानुरेखा गणेशन। रेखा के पिता कोई मामूली इंसान नहीं थे, वो तमिल सिनेमा के उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार थे जेमिनी गणेशन, जिन्हें कादल मन्नान यानी रोमांस का राजा कहा जाता था। और उनकी माँ थी पुष्पावली, जो खुद तेलुगु सिनेमा की एक जानी मानी एक्ट्रेस थी। एक ऐसी फैमिली जहां पैसा, शोहरत और रस्सों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए थी, वहां रेखा का बचपन किसी नरक से कम नहीं था। असल में जेमिनी गणेशन ने पुष्पावली से कभी आधिकारिक तौर पर शादी की ही नहीं थी। जेमिनी गणेशन पहले से शादीशुदा थे और उनके कई अफेयर्स चल रहे थे। रेखा एक अवैध संतान के रूप में इस दुनिया में आई थी। जेमिनी गणेशन ने रेखा को अपना कभी नाम नहीं दिया, कभी उन्हें अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया। इसी तरह धीरे धीरे रेखा की मां पुष्पावली पर समय के साथ कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। जेमिनी गणेशन ने आर्थिक रूप से भी इस परिवार को पूरी तरह अकेला छोड़ दिया था। घर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि स्कूल की फीस भरना भी नामुमकिन हो गया। रेखा उस वक्त कॉन्वेंट स्कूल चर्च पार्क प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में पढ़ रही थी, लेकिन घर के हालात इतने बदतर हो गए कि रेखा को जबरन अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। उस वक्त रेखा की उम्र महज 13-14 साल की थी जब उनके कंधे पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी डाल दी गई। पुष्पावली ने तय किया कि रेखा को फिल्मों में काम करना पड़ेगा ताकि घर का चूल्हा जल सके। रेखा को एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो कैमरा, लाइट्स और सेट्स की दुनिया से नफरत करती थी। लेकिन भूख और कर्ज के सामने एक बच्चे की जिद की क्या औकात। रेखा को मद्रास से मुंबई लाया गया। 60 के दशक का आखिरी दौर था। मुंबई की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री साउथ के कलाकारों को बहुत आसानी से स्वीकार नहीं करती थी, खासकर तब जब वो हिंदी बोलना भी न जानते हों। रेखा जब मुंबई आई तो उनका रंग काफी सांवला था, वो थोड़ी मोटी थी और उन्हें हिंदी का एक शब्द भी नहीं आता था। इंडस्ट्री के लोग उनके चेहरे पर उनकी कमियां गिनाते थे। सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और सेरा के दौरान या फिर कई अन्य बड़े प्रोड्यूसर के ऑफिस में रेखा को सिर्फ इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि वो बॉलीवुड की पारंपरिक हीरोइन के सांचे में फिट नहीं बैठती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौर के कई बड़े एक्टर्स, जिनमें राजकुमार भी शामिल थे, रेखा को देखकर कतराते थे। उन्हें बदसूरत बत्तख कहा जाने लगा। मैगजीन में उनके लुक्स का मजाक उड़ाया जाता था। लोग कहते थे कि ये सांवली मोटी लड़की हिंदी सिनेमा में कभी भी नहीं चल सकती। लेकिन समय के साथ रेखा ने यह समझ लिया कि अगर इस इंडस्ट्री में जगह बनाना है तो खुद को पूरी तरह बदलना होगा। उन्होंने अपनी भाषा पर काम करना शुरू किया, उर्दू सीखी, हिंदी के शब्दों का सही उच्चारण सीखा। लेकिन इसी कड़े संघर्ष के बीच उनके साथ एक ऐसा वाकया हुआ जिसने उनके आत्मसम्मान को पूरे तरीके से झकझोर कर रख दिया। साल था 1969। फिल्म बन रही थी अनजाने सफर, जो बाद में दो शिकारी नाम से रिलीज हुई। इस फिल्म के डायरेक्टर थे राजा नवाथे और मेन लीड हीरो थे विश्वजीत चटर्जी। रेखा की उम्र उस समय सिर्फ महज 15 साल की आसपास थी। वह अभी भी इंडस्ट्री के तौर तरीकों से अनजान थी। फिल्म की एक रोमांटिक सीन की शूटिंग होनी थी। बॉम्बे के महबूब स्टूडियो में सेट लगा था। डायरेक्टर राजा नवाथे ने हीरो विश्वजीत के साथ मिलकर एक सीक्रेट प्लान बनाया जिसके बारे में रेखा को कानो कान खबर तक नहीं थी। जैसे ही कैमरे के सामने डायरेक्टर ने एक्शन बोला,
विश्वजीत चटर्जी ने रेखा को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उनके होठों पर किस करना शुरू कर दिया। ये कोई सामान्य स्क्रिप्टेड किस नहीं था। रेखा पूरी तरह हैरान रह गई। उन्होंने विश्वजीत को पीछे धकेलने की कोशिश की, अपने हाथ पैर मारे, लेकिन विश्वजीत की पकड़ बहुत मजबूत थी। रेखा ने डायरेक्टर की तरफ देखा कि वो कट बोलेंगे, लेकिन राजा नवाथे मुस्कुरा रहे थे और कैमरा चलता रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये किस पूरे 5 मिनट तक चलता रहा। रेखा की आंखों से आंसू बह रहे थे, वो बेबसी से कांप रही थी, लेकिन डायरेक्टर ने कट नहीं बोला। जब आखिरकार सीन खत्म हुआ तो रेखा बिना कुछ बोले अपने मेकअप रूम की तरफ भागी और खुद को बंद करके फूट फूट कर रोने लगी। इस घटना ने रेखा को अंदर से तोड़ दिया था। उन्हें लगा कि सिनेमा की ये दुनिया कितनी क्रूर है, जहाँ एक लड़की की मर्जी के बिना उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। जब ये मामला मीडिया में आया तो कमाल की बात देखिए, इंडस्ट्री ने विश्वजीत या राजा नवाते पर उंगली उठाई ही नहीं, उल्टा रेखा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। मैगजीन ने लिखा कि रेखा पब्लिसिटी स्टंट पाने के लिए ऐसे सीन दे रही है। इस भयंकर अपमान और रिजेक्शन के बाद भी रेखा ने हार नहीं मानी। उनका यही गुस्सा उनकी ताकत बना और फिर आया साल 1970। डायरेक्टर मोहन सहगल अपनी नई फिल्म सावन भादो के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। उन्होंने रेखा को देखा और उनके अंदर की उस आग को पहचान लिया। मोहन सहगल ने रेखा को नवीन निश्चल के अपोजिट कास्ट कर लिया। सावन भादो बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई और इसने जो धमाका किया उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। फिल्म सुपरहिट साबित हुई। जनता को रेखा की वो चुलबुली देसी अदा पसंद आ गई। रातों रात जो डिस्ट्रीब्यूटर रेखा के नाम से भागते थे वो उनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए। रेखा का पहला बड़ा ब्रेक थ्रू हो चुका था। उनके संघर्ष का वो दौर खत्म हो गया था जहां उन्हें पैसों के लिए तरसना पड़ता था। इसके बाद उन्होंने रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की और धर्मात्मा जैसी सफल फिल्मों में काम किया। रेखा अब एक स्टार बन चुकी थी, लेकिन जैसे ही रेखा ने कामयाबी के कदम चूमे वैसे ही उसकी जिंदगी में उन विवादों की एंट्री हुई जिन्होंने उनके करियर को जितना चमकाया उनकी पर्सनल लाइफ को उतना ही तबाह कर दिया। सावन भादो की कामयाबी के बाद रेखा का नाम कई को स्टार्स के साथ जुड़ा, लेकिन उनकी जिंदगी में पहला गंभीर मोड़ आया एक्टर विनोद मेहरा के रूप में। विनोद मेहरा उस वक्त के बेहद संस्कारी, चार्मिंग और सीधे साधे एक्टर माने जाते थे। रेखा और विनोद मेहरा ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया, जैसे घर और बिंदिया चमकेगी। काम करते करते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। रेखा को विनोद मेहरा में वो सुरक्षा और प्यार नजर आया जिसके लिए वो बचपन से तरस रही थी। विनोद भी रेखा के दीवाने हो चुके थे। इंडस्ट्री के गलियारों में ये खबर आग की तरह फैल गई कि दोनों ने कोलकाता में एक मंदिर में गुपचुप शादी कर ली है। हालांकि विनोद मेहरा ने हमेशा इस बात से इनकार किया, लेकिन रेखा के करीबियों और कई मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि शादी हो चुकी थी। विवाद तब सबसे ज्यादा भड़का जब शादी के बाद विनोद मेहरा रेखा को अपने मुंबई के घर लेकर आए। जैसे ही रेखा ने विनोद मेहरा के घर की चौखट पर कदम रखा, विनोद की मां कमला मेहरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कमला मेहरा को रेखा का बैकग्राउंड, उनकी मां पुष्पावली का इतिहास और रेखा की इमेज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही रेखा ने अपनी सास के पैर छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, कमला मेहरा ने उन्हें पीछे धकेल दिया। उन्होंने चिल्लाते हुए रेखा को गालियां दी। बात यहीं तक नहीं रुकी। गुस्से में कमला मेहरा ने अपने पैर की सैंडल निकाली और रेखा को मारने के लिए दौड़ पड़ी। विनोद मेहरा बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी मां किसी भी कीमत पर रेखा को बहू स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। रेखा रोते हुए घर से बाहर भाग गई। विनोद मेहरा अपनी मां के खिलाफ नहीं जा सके और उन्होंने रेखा के स्टैंड लेने के बजाय अपनी मां का साथ दिया। मीडिया ने इस घटना को खूब उछाला। जनता ने रेखा के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। उस दौर के रूढ़िवादी समाज ने रेखा को ही दोषी ठहराया कि वो एक सीधे साधे घर के लड़के को फंसाकर उसका परिवार तोड़ना चाह रही थी। रेखा इस घटना से पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्हें समझ में आ गया था कि समाज उन्हें कभी भी एक संस्कारी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। ये विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि रेखा की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो आज भी बॉलीवुड का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। साल 1976 डायरेक्टर प्रकाश मेहरा की एक फिल्म आ रही थी, दो अनजाने। इस फिल्म में रेखा के अपोजिट कास्ट किया गया था एक ऐसे एक्टर को जो उस समय एंग्री यंग मैन बनकर पूरी इंडस्ट्री को हिला रहा था। नाम था अमिताभ बच्चन। अमिताभ उस समय तक जया भादुड़ी से शादी कर चुके थे और उनके बच्चे भी थे। रेखा और अमिताभ की ये पहली फिल्म थी। फिल्म के सेट पर शुरुआत में दोनों के बीच कोई खास बातचीत नहीं होती थी। अमिताभ बेहद प्रोफेशनल थे और समय पर आते थे, जबकि रेखा अपनी लेट लतीफी के लिए बदनाम थी। लेकिन अमिताभ की सिंसियरिटी देखकर रेखा प्रभावित हुई। उन्होंने समय पर आना शुरू किया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री ने आग लगा दी। दो अनजाने सुपरहिट रही। इसके बाद डायरेक्टर्स ने इस जोड़ी को भुनाना शुरू किया। गंगा की सौगंध, मुकद्दर का सिकंदर और मिस्टर नटवरलाल जैसी फिल्मों ने इस जोड़ी को बॉलीवुड का सबसे बड़ा ब्रांड बना दिया। लेकिन जैसे जैसे स्क्रीन पर उनकी मोहब्बत गहरी होती रही थी, असल जिंदगी में भी उनके अफेयर की खबरें मैगजीन की हेडलाइन बनने लगी।
कहा जाता है कि गंगा की सौगंध की शूटिंग के दौरान जयपुर में एक को स्टार ने रेखा के साथ कुछ बदतमीजी की तो अमिताभ बच्चन अपना आपा खो बैठे और उन्होंने उस एक्टर के सेट पर ही पिटाई कर दी। इस घटना के बाद पूरी दुनिया को साफ हो गया कि अमिताभ और रेखा के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है। रेखा हर इंटरव्यू में अमिताभ की तारीफों के पुल बांधने लगी। उन्होंने कभी खुलकर नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी आंखों की चमक सब बयां कर देती थी। वहीं अमिताभ बच्चन ने हमेशा इस मामले पर पूरी तरीके से चुप्पी साधे रखी, लेकिन फिर यहीं से मीडिया और पब्लिक नैरेटिव ने रेखा को पूरी तरीके से एक होम ब्रेकर यानी घर तोड़ने वाले विलन के रूप में पेश करना शुरू किया। जया बच्चन को एक बेचारी पीड़ित पत्नी के रूप में देखा गया जो अपने पति को बचाने के लिए लड़ रही थी, और रेखा को एक ऐसी चालाक मैनिपुलेटिव औरत के रूप में दिखाया गया जो अपनी हवस और जिद के लिए किसी का भी हंसता खेलता परिवार तबाह कर सकती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जया बच्चन को जब इस अफेयर की भनक लगी तो उन्होंने एक रात अमिताभ की गैर मौजूदगी में रेखा को अपने घर पर डिनर पर बुलाया। रेखा को लगा कि शायद कोई बड़ा हंगामा होगा, लेकिन जया ने बेहद शांति से उनका स्वागत किया, उन्हें खाना खिलाया और अपने घर का कोना कोना दिखाया। लेकिन जैसे ही रेखा जाने लगी, जया ने मुख्य दरवाजे पर खड़े होकर रेखा की आंखों में आंखें डालकर एक ऐसी बात कही जिसने रेखा के होश उड़ा दिए। जया ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। इस डिनर के बाद कहानी पूरे तरीके से पलट गई। अमिताभ बच्चन पर पारिवारिक दबाव बढ़ने लगा। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन इस तरह के विवादों के सख्त खिलाफ थे। अमिताभ ने धीरे धीरे रेखा से दूरी बनानी शुरू कर दी, लेकिन रेखा पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वो पब्लिक इवेंट्स में ऐसी चीजें करने लगी जिससे जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की मुश्किलें और बढ़ गई। सबसे बड़ा धमाका हुआ ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी में साल 1980 में। इस शादी में पूरी फिल्म इंडस्ट्री मौजूद थी। अमिताभ और जया भी अपनी फैमिली के साथ बैठे थे। तभी हॉल में रेखा की एंट्री होती है। रेखा ने सफेद रंग की खूबसूरत कांजीवरम साड़ी पहनी थी, लेकिन सबकी नजरें टिक गई रेखा के माथे पर। रेखा की मांग पर लाल रंग का सिंदूर चमक रहा था और उनके गले पर मंगलसूत्र था। पूरी शादी का माहौल सन्नाटे में बदल गया। लोग फुसफुसाने लगे कि क्या रेखा ने अमिताभ से गुपचुप शादी कर ली है। जया बच्चन ने अपनी नजरें झुका ली, उनकी आंखों में आंसू थे। रेखा सीधे अमिताभ के पास गई, उनसे कुछ देर बात की और मुस्कुराती रही। इस एक घटना ने मीडिया को रेखा पर हमला करने का पूरा मौका दे दिया। मैगजीन ने लिखा कि रेखा साइकोलॉजिकली जया बच्चन को टॉर्चर कर रही है। वो दुनिया को दिखाना चाहती है कि अमिताभ उनके हैं, लेकिन दुनिया की नजरों में वो एक विलन बन चुकी थी जिसने एक शादीशुदा मर्द के पीछे अपनी गरिमा खो दी थी। इस भयंकर नैरेटिव हार के बाद रेखा ने अपनी पूरी ऊर्जा अपने काम में झोंक दी। वो साबित करना चाहती थी कि वो सिर्फ एक विवादित चेहरा नहीं है, बल्कि एक महान कलाकार है। और इसी जिद से पैदा हुई फिल्म उमराव जान। इसके डायरेक्टर थे मुजफ्फर अली। रेखा ने लखनऊ की एक तवायफ अमीरन, जो बाद में उमराव जान बनती है, के किरदार को जिया। उन्होंने उर्दू के बारीकियों को इस कदर पकड़ा कि हर कोई दंग रह गया। इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं और दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए जैसे गानों में रेखा की आंखों के एक्सप्रेशन ने इतिहास रच दिया। रेखा को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। ये रेखा के करियर का सबसे ऊंचा मुकाम था, लेकिन कामयाबी की ये चमक बहुत दिनों तक रेखा की जिंदगी के अंधेरे को छिपा नहीं सकी। 80 का दशक खत्म होते होते रेखा की उम्र बढ़ रही थी। इंडस्ट्री में नई हीरोइंस आ रही थी जैसे श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित। रेखा को समझ में आ रहा था कि वो हमेशा लीड हीरोइन बनकर नहीं रह सकती। उन्हें अपनी जिंदगी में एक ठहराव चाहिए था, एक ऐसा नाम चाहिए था जो उन्हें समाज में सम्मान दिला सके। वो अमिताभ बच्चन की छाया से बाहर निकलकर एक मिसेज बनना चाहती थी, और इसी तलाश में उनकी मुलाकात हुई दिल्ली के एक रईस और हैंडसम बिजनेसमैन से। साल 1990 की शुरुआत होती है। रेखा की मुलाकात होती है मुकेश अग्रवाल से। मुकेश अग्रवाल दिल्ली के एक बड़े हॉटशॉट बिजनेसमैन थे जिनका हॉटलाइन नाम से किचन अप्लायंस का बहुत बड़ा ब्रांड था। मुकेश बेहद जिंदा दिल, पार्टी लविंग और बॉलीवुड के दीवाने इंसान थे। वो रेखा के बहुत बड़े फैन थे। मुकेश ने रेखा को इम्प्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो उन्हें महंगी गाड़ियां, तोहफे और अपनी लाइफस्टाइल से रिझाते रहे। रेखा जो हमेशा एक सच्चे प्यार की तलाश और स्थायी घर के लिए तरस रही थी, मुकेश की इस जिंदादिली पर फिदा हो गई। उन्हें लगा कि आखिरकार उन्हें वो इंसान मिल गया जो उन्हें दुनिया के तानों से बचाएगा और एक सुरक्षित भविष्य देगा। मुलाकात के महज एक महीने के भीतर 4 मार्च 1990 को रेखा और मुकेश अग्रवाल ने मुंबई के जुहू स्थित एक मंदिर में बेहद सादगी से शादी कर ली। शादी के बाद दोनों तिरुपति मंदिर गए और वहां आशीर्वाद लिया। रेखा बेहद खुश थी। उन्होंने मीडिया के सामने गर्व से अपनी शादी का ऐलान किया। वो अब भानुरेखा गणेशन से रेखा अग्रवाल बन चुकी थी।
लेकिन ये खुशी मुश्किल से कुछ हफ्ते ही टिक सकी। शादी के तुरंत बाद जैसे ही हनीमून का दौर खत्म हुआ, रेखा के सामने मुकेश अग्रवाल का वो भयानक सच आया जिसे मुकेश ने शादी से पहले पूरे तरीके से छिपा कर रखा था। शादी के कुछ ही दिनों बाद रेखा को एहसास हुआ कि मुकेश गंभीर मानसिक डिप्रेशन के शिकार थे। उनका बिजनेस घाटे में चल रहा था और उन पर करोड़ों रुपए का कर्जा भी था। मुकेश अपनी इस मानसिक बीमारी के लिए भारी दवाइयां भी लेते थे और उनके मूड स्विंग्स इतने भयंकर थे कि वो कभी भी चिल्लाने लगते थे या अजीब हरकतें करने लगते थे। रेखा को लगा कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। बात यही नहीं रुकी। मुकेश अग्रवाल चाहते थे कि रेखा फिल्मों में काम करना पूरे तरीके से छोड़ दे और दिल्ली शिफ्ट हो जाए। रेखा ने मुकेश से बात करने की कोशिश की, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन मुकेश का बर्ताव और हिंसक होता गया। शादी के महज 6 महीने के भीतर रेखा ने समझ लिया कि ये रिश्ता नहीं चल सकता। वो मुकेश का घर छोड़कर वापस मुंबई आ गई और उन्होंने मुकेश के फोन कॉल उठाने बंद कर दिए। मुकेश इस अलगाव को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनका डिप्रेशन और गहरा हो गया। फिर आया वो मनहूस दिन 2 अक्टूबर 1990। मुकेश ने अपने कमरे के पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। इन सबसे चौंकाने वाली और सबसे खौफनाक बात ये थी, मुकेश ने फांसी लगाने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया था वो कोई साधारण रस्सी नहीं थी, वो रेखा का ही एक दुपट्टा था। मुकेश अग्रवाल की मौत की खबर ने पूरे देश में भूचाल ला दिया। मुकेश ने एक नोट छोड़ा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनकी मौत के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है और वो रेखा के लिए कुछ प्रॉपर्टी छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन जनता और मीडिया को सुसाइड नोट से कोई मतलब नहीं था। उनके लिए हेडलाइन तैयार थी, चुड़ैल ने ले ली पति की जान। मुकेश अग्रवाल की आत्महत्या के बाद रेखा के खिलाफ जो नफरत की लहर उठी, उसकी मिसाल भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा मुश्किल वाली है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक रेखा को एक काली जुबान वाली डायन, वैम्प और पति भक्षी कहा जाने लगा। मीडिया ने इस मुद्दे को इस तरह उछाला जैसे रेखा ने खुद अपने हाथों से मुकेश का मर्डर किया हो। इतना ही नहीं, मशहूर डायरेक्टर सुभाष घई ने एक बेहद तीखा और विवादित बयान भी दे दिया। उन्होंने कहा, रेखा ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री के मुख पर कालिक पोत दी है। ये एक ऐसा दाग है जो कभी नहीं धुलेगा। अब कोई भी इज्जतदार डायरेक्टर रेखा को अपनी फिल्म में लेने से पहले 100 बार सोचेगा। उन्होंने मुकेश के करियर और जिंदगी को बर्बाद कर दिया। सिर्फ सुभाष घई ही नहीं, बल्कि एक्टर अनुपम खेर ने भी रेखा पर बेहद कड़ा हमला किया। अनुपम खेर ने एक मैगजीन इंटरव्यू में कहा, रेखा पूरे तरीके से बेनकाब हो चुकी है, वो एक नेशनल वैम्प बन चुकी है। मुझे समझ नहीं आता कि अगर कल को वो मेरे सामने आएगी तो मैं को स्टार के नाते उनसे कैसे हाथ मिलाऊंगा। उन्होंने एक हंसते खेलते इंसान को मौत के मुंह में धकेल दिया। रेखा पूरी तरीके से अकेले पड़ चुकी थी। उन्होंने खुद को मुंबई के अपने बंगले बसेरा में बंद कर लिया। बाहर मीडिया के कैमरे और रिपोर्टर्स दिन रात पहरा दे रहे थे कि कब रेखा बाहर निकले और वो उन पर सवालों के तीर चला सके। रेखा ने इस पूरे विवाद पर पूरी तरह चुप्पी साध ली। न तो उन्होंने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न ही किसी आरोप का जवाब दिया। उनकी एक खामोशी लोगों को और चुभ रही थी। लोगों को लगा कि ये उनकी कमजोरी या उनका गुनाह कबूल करना है। जब दुनिया रेखा के खून की प्यासी हो रही थी, जब उनके परिवार वाले और उनका दोस्त उनका साथ छोड़ रहे थे, तब रेखा के बंगले बसेरा के बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसा किरदार मौजूद था जिसने रेखा को बिखरने से बचाया। वो नाम है फरजाना। फरजाना पिछले कई दशकों से रेखा की पर्सनल सेक्रेटरी, उनकी मैनेजर और उनकी परछाई बनकर उनके साथ रह रही है। फरजाना का लुक बेहद ही अलग है। वो हमेशा पुरुषों जैसे कपड़े पहनती है, छोटे बाल रखती है और उनका बात करने का अंदाज भी बहुत सख्त है। फरजाना रेखा की जिंदगी में 80 के दशक में आई थी। शुरुआत में वो रेखा की हेयर स्टाइलिस्ट थी, लेकिन धीरे धीरे वो रेखा की इतनी करीबी बन गई कि रेखा उनके बिना एक कदम भी नहीं उठाती थी। मुकेश अग्रवाल की मौत के बाद मुकेश के करीबियों ने यह आरोप भी लगाया कि मुकेश की खुशी की एक बड़ी वजह रेखा और फरजाना का रहस्यमयी रिश्ता भी था। मुकेश को लगता था कि रेखा और फरजाना के बीच कुछ ऐसा है जो एक सेक्रेटरी और स्टार के रिश्ते से कहीं बढ़कर है। यासीर उस्मान द्वारा लिखी गई रेखा की बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के आने के बाद इस विवाद ने एक बार फिर से तूल पकड़ा। मीडिया और गॉसिप मैगजीन में ये खुलेआम लिखा जाने लगा कि रेखा के बेडरूम में सिर्फ फरजाना को जाने की इजाजत है। यहाँ तक कि रेखा के घरेलू नौकरों को भी एक तय सीमा के आगे जाने की मनाही है। लोग कहने लगे कि रेखा और फरजाना एक लिव इन रिलेशनशिप में है। इस नैरेटिव ने रेखा की इमेज को समाज की नजरों में और ज्यादा गिरा दिया। लोगों के लिए ये बात पहचाना नामुमकिन था कि एक भारतीय नारी जो मांग में सिंदूर लगाती है, वो अपनी महिला सेक्रेटरी के साथ इस तरीके के रहस्यमय रिश्ते में कैसे रह सकती है। फरजाना को रेखा की जिंदगी का विलन या फिर रेखा को ही समाज के नियमों को तोड़ने वाली एक बागी औरत के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन सच क्या था, ये आज भी उस बंगले की दीवारों के भीतर ही दफन है। 90 के दशक का मिड आते आते रेखा की पर्सनल लाइफ के विवादों ने उनके प्रोफेशनल करियर को भारी नुकसान पहुंचाया। बड़े डायरेक्टर्स उन्हें अपनी फिल्मों में साइन करने से डरने लगे थे। उनका स्टारडम धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। लेकिन रेखा इतनी आसानी से गायब होने वाली शख्सियत नहीं थी। साल 1996 में डायरेक्टर उमेश मेहरा की एक फिल्म आई, खिलाड़ियों का खिलाड़ी। इस फिल्म के मेन हीरो थे बॉलीवुड के नए एक्शन स्टार अक्षय कुमार और साथ में थी रवीना टंडन। रेखा ने इस फिल्म में एक नेगेटिव किरदार निभाया, मैडम माया का, जो एक अंडरवर्ल्ड डॉन होती है।
रेखा का ये लुक और उनका अंदाज बेहद कातिलाना था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई, लेकिन इस फिल्म की कामयाबी से ज्यादा चर्चा हो रही थी रेखा और अक्षय कुमार के बीच के बोल्ड सीन्स और उनके कथित अफेयर्स की। उस वक्त अक्षय कुमार रेखा की उम्र से काफी छोटे थे और वो रवीना टंडन को डेट कर रहे थे। फिल्म के गाने इन द नाइट स्नो कंट्रोल में रेखा और अक्षय के बीच जो इंटीमेट सीन्स फिल्माए गए, उसने सेंसर बोर्ड से लेकर दर्शकों तक सबके होश उड़ा दिए। गॉसिप मैगजीन्स ने दावा किया कि रेखा एक बार फिर अपने शादी उम्र के लड़के पर डोरे डाल रही है। रवीना टंडन ने एक इंटरव्यू में खुलेआम नाराजगी जताई थी और कहा था कि रेखा को अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए और फिल्म के प्रमोशन के बहाने अक्षय के करीब जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस विवाद ने रेखा को फिर से उसी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, एक ऐसी औरत जो किसी भी युवा एक्टर को अपने जाल में फंसा सकती है। रेखा के करियर की ये आखिरी बड़ी कमर्शियल हिट थी। इसके बाद उनका ग्राफ तेजी से नीचे गिरने लगा। साल 2000 के बाद रेखा ने फिल्मों में काम करना बहुत कम कर दिया। वो क्रिश और सदियों जैसी फिल्मों में माँ या दादी की किरदार में नजर आई, लेकिन वो जादू गायब हो चुका था। रेखा फिल्मों के बजाय सिर्फ अवार्ड फंक्शन, रियलिटी शोज और संसद में ही दिखाई देने लगी। लेकिन हर बार जब भी वो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आती तो एक चीज कभी नहीं बदलती, उनकी भारी कांजीवरम साड़ी, गालों पर गहरा मेकअप और उनके माथे पर चमकता हुआ वो लाल रंग का गहरा सिंदूर। आज 2026 में भी जब रेखा किसी इवेंट में कदम रखती है तो कैमरे की नजर सबसे पहले उनके माथे पर जाती है। मीडिया आज भी उनसे पूछता है, रेखा जी आप किसके नाम का सिंदूर लगाती है? लेकिन रेखा जब भी इस सवाल का सामना करती है वो बेहद रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा देती है और कहती है, सिंदूर लगाना मेरे फैशन का हिस्सा है, ये मुझ पर अच्छा लगता है। रेखा का यह सफर जो मद्रास की गलियों से शुरू होकर मुंबई के आलीशान बंगले बसेरा की तन्हाई तक पहुंचा है, वो सिर्फ एक स्टार की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस औरत की जिसे दुनिया ने अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी देवी बनाया तो कभी डायन। लेकिन इन तमाम विवादों, आंसुओं और संघर्षों के बाद भी आज रेखा की जो विरासत है उसे कोई मिटा नहीं सकता। फैंस आज भी रेखा को बेपनाह प्यार करते हैं। जब भी वो किसी भी शोज में आती है तो दर्शकों की तालियां रुकने का नाम नहीं लेती। लोग उनके अतीत को भूलकर उनकी इस बेमिसाल खूबसूरती और गरिमा को सलाम करते हैं। रेखा का पूरा जीवन एक ऐसी दास्तान है जो हमें सिखाती है कि चकाचौंध की इस दुनिया के पीछे कितनी गहरी कीमत चुकानी पड़ती है। एक अकेली लड़की जो सिर्फ अपने परिवार का पेट भरने के लिए मद्रास से मुंबई आई थी, जिसे भाषा नहीं आती थी, जिसे बदसूरत कहा गया, जिसके साथ सेट पर बदसलूकी हुई, जिसने प्यार चाहा तो उसे बदनामी मिली, जिसने शादी की तो उसे पति के मौत का गुनहगार ठहराया गया, लेकिन वो हर बार राख से उठने वाले फिनिक्स पंछी की तरह वापस आई और उसने अपने आंसुओं को अपनी अदाकारी में बदल दिया। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।